हेलो एवरीवन। तो आप सभी का आज के क्विक रिवीजन प्रोग्राम में स्वागत है। तो आज की क्विक रिवीजन सीरीज़ में हमारा टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्डियोलॉजी में से मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में हर साल आ रहे हैं, जो कि मैंने ट्रेंड देखा है उसके अकॉर्डिंग। कभी मरमर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथमिया पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कभी कार्डियोमायोपैथी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं ये भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी इन वीडियोज़। और उसके अलावा ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं ये हमारे वैसे हमने जो वेबसाइट डिज़ाइन की है medimantra.in, जिसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, उसमें हमने प्रॉपर लिस्ट अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट की है। साथ में हमने वेरियस ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी उसमें हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो एट्रियल फिब्रिलेशन में सबसे पहले हमें क्या मिलता है? इरेगुलर आरआर इंटरवल मिलती है। ठीक है, ईसीजी में हमें कोई क्लियर पी वेव्स नहीं मिलती। ठीक है, फिब्रिलेटरी वेव बेसलाइन मिलती है और नैरो क्यूआरएस टेकिकार्डिया मिलता है। और जब हम देखेंगे तो एट्रियल रेट जो होती है इसमें 300 to 600 बीट्स पर मिनट होती है। क्लियर है? बेसिकली जो एट्रिया है वो ढंग से काम नहीं कर पाता। ठीक है, और वेंट्रिकल जो होता है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है इसमें। ठीक है, एट्रिया की रेट हो जाती है 300 to 600 बीट्स पर मिनट और नैरो क्यूआरएस टेकिकार्डिया मिलते हैं। फिब्रिलेटरी बेसलाइंस मिलती है और कोई भी क्लियर पी वेव्स नहीं मिलती। इरेगुलर आरआर इंटरवल मिलती हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एएफ की बात करें अगर हम, तो जो एएफ है उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है पैरोक्सिस्मल एएफ में। पैरोक्सिस्मल एएफ किसे बोलते हैं? जो कि लेस देन 7 डेज़ में सेल्फ टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमें फर्दर कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ही हो जाएगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, परसिस्टेंट एएफ जो होता है वो ग्रेटर देन 7 डेज़ में तक भी चलता है। ठीक है, ग्रेटर देन 7 डेज़ तक चलता है। परमानेंट एएफ होता है जो कि हमेशा रहता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉनिक एएफ जो होता है उसको ही हम परमानेंट एएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो पेशेंट होता है, परमानेंट एएफ का कॉज क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है किसी के, तो उसमें अपन को परमानेंट एएफ मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें हमें अब रिदम कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बस हम रेट पे फोकस करेंगे। क्लियर है? उसके अलावा इसका जो एएफ है इसका कॉज अपने वेलवुलर हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि एमएस की वजह से भी एएफ हो सकते हैं, या प्रोस्टेटिक वॉल्व डिजीज़ की वजह से भी एएफ हो सकते हैं, और नॉन वेलवुलर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ एएफ। क्लियर है? अगर हम कॉजेज़ ऑफ एएफ की बात करें तो कॉजेज़ ऑफ एएफ में हमारे आते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट जो होता है वो होता है हाइपरटेंशन। उसके अलावा मिट्रल वॉल्व डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म। इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोथायराइडिज्म में एएफ नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, दो से 3 बार ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसके अलावा एल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर एएफ। एल्कोहल की वजह से हॉलीडे हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, बिंज एल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से। ये भी आपके यूपीएससी सीएमएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने भी एक कॉज है, और एज ग्रेटर देन 70 ईयर्स भी एक कॉज है एएफ का। ठीक है, अब जो एएफ का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है? एट्रिया ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसमें एम्बुलस बन जाता है, और जो एम्बुलस होता है बाद में डिसलॉज करके स्ट्रोक करवा सकता है। ठीक है, थ्रॉम्बस बनवा सकता है। तो स्ट्रोक के रिस्क को देखने के लिए हमारे एएफ में एक स्कोर होता है, चैडवैक स्कोर। ठीक है, चैडवैक स्कोर की फुल फॉर्म क्या होती है? चैडवैक स्कोर की फुल फॉर्म होती है सी से CHF, ठीक है, जिसका 1 पॉइंट होता है, H से हाइपरटेंशन जिसका फर्दर 1 पॉइंट होता है, A से एज अगर ग्रेटर देन 75 हो तो 2 पॉइंट होता है, D से डायबिटीज़। ठीक है, फिर S से प्रायर स्ट्रोक या TIA की हिस्ट्री जिसके 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, V से वेस्कुलर डिजीज़ कोई भी हो, या फिर एज 65 टू अगर 65 to 74 है तो 1 पॉइंट होगा, और ग्रेटर देन 75 है तो 2 पॉइंट होगा। ठीक है, उसके अलावा सेक्स, अगर फीमेल सेक्स होता है तो 1 पॉइंट होता है। क्लियर है? तो अगर ये जो स्कोर है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है इन मेल तो फिर हमें एंटीकोगुलेंट देना होता है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है इन फीमेल तो हमें एंटीकोगुलेंट देना होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि फीमेल में तो ग्रेटर देन 3 पे दे रहे हैं जबकि मेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे दे रहे हैं? क्योंकि फीमेल में तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि फीमेल में तो 1 पॉइंट सेक्स का ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो मेल में ले रहे हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फीमेल में ले रहे हैं। क्लियर है? तो इनमें हम क्या करेंगे? एंटीकोगुलेंट देंगे। अब हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है एएफ में? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो बंदा आ रहा है एएफ वाला पेशेंट वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है
सबसे पहले बात करें अनस्टेबल पेशेंट की। अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो हम डायरेक्ट उसके डीसी कार्डियोवर्जन देते हैं। क्लियर है? अगर स्टेबल पेशेंट है तो हम पहले इको करके और एलए की साइज़ देख लेते हैं। उसके अलावा और भी फर्दर जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम देखते हैं। एलए की साइज़ देख लेते हैं, जैसे कि अगर एलए की साइज़ ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो फिर हमारे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो जाती है कि इसका मतलब अगर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो उसके स्ट्रक्चरल हर्ट डिजीज़ हो चुकी है, तो फिर अब हम रिदम पे ध्यान नहीं देंगे, अब हम रेट पे ध्यान देंगे। तो इस तरीके से वो उसका पूरा प्रोटोकॉल है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हीमोडायनेमिक असेसमेंट कर लिया कि बंदा जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर बंदा अनस्टेबल है तो डायरेक्ट डीसी कार्डियोवर्जन किया, और अगर स्टेबल है तो फिर हम देखेंगे कि जो उसके फर्दर इको करके देख लेंगे कोई हमारे स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट है मतलब एलए साइज़ देख लेंगे हम इको करके। अगर एलए साइज़ ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो फिर इसका मतलब क्या करेंगे हम कि हम रिदम कंट्रोल पे ध्यान नहीं देंगे, अब हम रेट कंट्रोल पे ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिकली उसकी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ तो हो चुकी है, तो अब रिदम कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, आर्किटेक्चर तो चेंज हो चुका है हार्ट का। ठीक है, अब रेट पे ध्यान देंगे। तो रेट कंट्रोल के लिए हम क्या क्या एजेंट्स काम में लेते हैं? रेट कंट्रोल के लिए हम काम में लेते हैं बीसीडी। बीसीडी मतलब बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डिगॉक्सिन काम में लेते हैं। जो डिगॉक्सिन है वो अपन प्रेफर करते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर काम में लेंगे, जैसे कि मेट्रोप्रोलॉल काम में लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल, डिल्टियाजिम काम में लेंगे। फिर आता है हमारे रिदम कंट्रोल। रिदम कंट्रोल जो हम करेंगे वो हम उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वही स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, वो हम इको करके देख लेंगे। अगर स्ट्रक्चरल डिजीज़ है तो फिर हम हमारी जो देखो इसमें हमारे जो रिदम कंट्रोल है उसमें 2 क्लास ऑफ ड्रग्स काम में आती है। कौन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स काम में आती है? सबसे पहले जो हम एंटी एरिथमिक क्लास 1C पढ़ते हैं और क्लास 3 जो हम पढ़ते हैं, वो 2 क्लासेस काम में आती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्लास 1C ड्रग होती है ना, उनको हम कभी भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी बंदे के स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट है, मान लो एलए डायलेटेड है या पहले कोई मायोकार्डाइटिस या फिर एमआई स्कार्ड मायोकार्डाइटिस की हिस्ट्री है, तो उनमें हम क्या नहीं दे सकते, क्लास 1C वाली नहीं दे सकते। क्लास 1C में कौन कौन सी आती है? प्रोपाफेनॉन और फ्लीकेनाइड आती हैं। तो प्रोपाफेनॉन और फ्लीकेनाइड कभी भी अपन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में नहीं देंगे, तो उनमें क्या देंगे? उनमें हम एमेडरॉन देंगे। क्लियर है? एक और पॉइंट है बच्चों जो याद रखो कि जो फ्लीकेनाइड और प्रोपाफेनॉन होती है ना, उनको ही हम पिल इन द पॉकेट ड्रग्स भी बोलते हैं। कई कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जो नॉर्मली उनकी बेसलाइन रिदम तो नॉर्मल रहती है, लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे अभी जब आप ओपीडी में बैठेंगे कि नॉर्मली तो वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कभी कभी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 ईयर्स वो बीच बीच में आपके पास आते ही रहते हैं एएफ बार बार में एएफ करके। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरोक्सिस्मल एएफ, कि उनके बार बार में वो एएफ का एपिसोड होता है, फिर अपने आप सही हो जाते हैं 7 दिन के अंदर, फिर वापस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पिल इन द पॉकेट प्रिस्क्राइब करते हैं। पिल इन द पॉकेट मतलब उनको हम बोलते हैं कि आप हमेशा ये वाली जो ड्रग्स हैं वो अपनी जेब में रखो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको ले लेना। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो प्रोपाफेनॉन और फ्लीकेनाइड। क्लियर है? तो हमने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में सबसे पहले देखा हीमोडायनेमिक्स असेसमेंट करेंगे, दूसरा हमने देखा रेट को कंट्रोल करेंगे, तीसरा देखा रिदम कंट्रोल करेंगे, और चौथा हम देख रहे हैं एंटीकोगुलेंट। इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। एंटीकोगुलेंट क्यों देते हैं? क्योंकि जो एएफ के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो एट्री है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस होते हैं वहाँ पे अपने क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्लॉट वहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो क्लॉट बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये 48 आवर्स के बाद में ही बनता है। ठीक है, अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास में आया तो फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो 40 मतलब उसके जो एपिसोड है वो 48 आवर्स के अंदर आ गया हो या फिर 48 आवर्स के बाद में आया। अगर 48 आवर्स के बाद में आया ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके एलए क्लॉट के चांसेस ज़्यादा है 48 आवर्स के बाद में। ठीक है, विद इन 48 आवर्स अपने क्लॉट बनने के चांसेस कम होते हैं, आफ्टर 48 आवर्स क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंटीकोगुलेशन देंगे हम। एंटीकोगुलेशन अभी अभी हमने देखा था किस हिसाब से देते हैं अपन, चैडविक स्कोर के हिसाब से देते हैं। मैन में कितना देखा था? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्कोर पे देते हैं, और फीमेल में कितने पे देते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे देते हैं। अभी अभी हमने देखा था। क्लियर है? तो अब एंटीकोगुलेंट कौन सा देना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो बच्चों, 2 तरह के एएफ हो सकते हैं, या तो वेल्वुलर एएफ हो सकता है या नॉन वेल्वुलर एएफ हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वेल्वुलर एएफ होता है, वेल्वुलर एएफ में क्या क्या आता है? देखो नॉर्मली तो वेल्वुलर का क्या मतलब हुआ कि सारी वॉल्व की डिजीज़ जो होंगी वो सब वेल्वुलर एएफ में आ जानी चाहिए, पर वेल्वुलर एएफ में सारी वॉल्व की डिजीज़ नहीं आती। ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ RHD-MS को हमने वेल्वुलर एएफ में बोला है। ठीक है, RHD-MS और प्रोस्थेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, प्रोस्थेटिक वेल्वुलर डिजीज़, सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो वेल्वुलर एएफ में आ रही है, बाकी जितनी भी डिजीज़ेज हैं वो सारी नॉन वेल्वुलर एएफ में आ रही हैं। क्लियर है?
तो जो वेलवुलर एएफ वाले पेशेंट होते हैं ना, उनमें हम वारफरिन देते हैं। बाकी जितने भी पेशेंट हैं उन सब में हम क्या देंगे, नॉन वेलवुलर वालों में हम जो डायरेक्टली ओरल एक्टिंग एंटीकोगुलेंट होती है DOAC वो देते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन अपन डेबिगेट्रान देते हैं, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पोस्ट कार्डियोवर्जन एंटीकोगुलेंट कब तक देना होता है, तो कम से कम 4 वीक तक देना होता है। इवन आपने कार्डियोवर्जन कर दिया ना, उसके बाद में भी 4 वीक तक रिस्क रहती है फर्दर दोबारा अपने थ्रोम्बस बनने की, इसलिए आपको उस समय एंटीकोगुलेंट देना है 4 हफ्ते तक। ठीक है, कार्डियोवर्जन के बाद में भी 4 हफ्ते तक हमें क्या देना होता है, एंटीकोगुलेंट देना होता है। ठीक है, अब एक ये फर्दर इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एमिडेरॉन की टॉक्सिसिटी पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एमिडेरॉन की टॉक्सिसिटी पे हमें क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एमिडेरॉन की टॉक्सिसिटी पे हमें देखने को मिलता है पल्मनरी फाइब्रोसिस, इसका निमोनिक है प्लेट, पल्मनरी फाइब्रोसिस, लिवर टॉक्सिसिटी, ए से अमाइलॉइड डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से स्किन जो होती है वो ब्लू ग्रे स्किन हो जाती है। टी से थायराइड, ये हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म दोनों करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एएफ जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं होता, लेकिन जो हमारे एमिडेरॉन है वो हाइपो हाइपरथायराइडिज्म दोनों करवा सकती हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आई में क्या करवाती है, कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट करवाती है। अब बात करें हम डिगॉक्सिन की। ठीक है, डिगॉक्सिन क्या करती है, डिगॉक्सिन जो है वो वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी मोस्ट, मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आपको पता ही होगी, जो डिगॉक्सिन है वो हर तरह का एरिथमिया करवा सकता है एक्सेप्ट एट्रियल फ्लटर। ठीक है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में तो ड्रग ऑफ चॉइस है डिगॉक्सिन, बेसिकली एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में तो हम दे रहे हैं डिगॉक्सिन को, है ना, तो वो वाला एरिथमिया थोड़ी करवाएगी जिसमें हम उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो फिब्रिलेशन और फ्लटर में तो हम उन्हें दे रहे हैं डिगॉक्सिन को। ठीक है, तो ये कौन कौन सी एरिथमिया करवा सकती है, बाकी सारे एरिथमिया ये करवा सकती है, पर मोस्ट कॉमन एरिथमिया ये कौन सा करवा सकती है, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी करवा सकती है। क्लियर है, उसके अलावा ये एट्रियल टैकीकार्डिया विद वेरिएबल ब्लॉक करवाती है, ये इसका पैथोग्नोमिक होता है। तो मोस्ट कॉमन बोलें तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, अगर मोस्ट स्पेसिफिक बोलें तो क्या होगा, एट्रियल टैकीकार्डिया विद वेरिएबल ब्लॉक। ठीक है, उसके अलावा ये बाई डायरेक्शनल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया करवा सकती हैं, और क्या करवा सकती है, बाई डायरेक्शनल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया करवा सकती हैं, और येलो ग्रीन हेलोस करवा सकती है आई में। ठीक है, जिसे अपन येलो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्लियर है, उसके अलावा ये इसकी टॉक्सिटी को कौन प्रेसिपिटेट करता है, हाइपोकैलेमिया करता है। ठीक है, और एंटीडोट होता है इसका क्या, डिजीबाइंड। क्लियर है, उसके अलावा अब मान लो आपने किसी को, मैंने आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज इसकी पढ़ा दी है एएफ की, आपने दे दिया फिर भी किसी का इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो फिर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ की तरफ जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो अब मेनली इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो अपने पल्मनरी वेन होती है ना, वहाँ पे एक फोकाई होता है, जिसकी वजह से हमारे जो एट्रिया होता है ना वो ढंग से काम नहीं कर पाता, तो हमें उसको एब्लेट करना होता है, तो इसमें हम पल्मनरी वेन को आइसोलेट कर देते हैं। क्लियर है, पल्मनरी वेन में एक फोकाई बन जाता है जिसकी वजह से एट्रिया ढंग से काम नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको आइसोलेट कर दो, उसको आइसोलेट कर दोगे तो फिर अब एट्रिया ढंग से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पल्मनरी वेन आइसोलेशन करते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि AV जंक्शन को अपन एब्लेट कर सकते हैं, या फिर और उसकी पेसिंग कर सकते हैं। तीसरा हम कॉजमेज प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, और चौथा LAA ऑक्लूजन कर सकते हैं वॉचमैन डिवाइस से। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ हमारे इसके बारे में, AF के बारे में। अब इसको मैं फटाफट से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। एक प्रोटोकॉल है कि AF का पेशेंट जब भी हमारे पास आएगा तो हम क्या क्या करेंगे। क्लियर है, तो देखो जैसे ही बच्चों AF का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंदा जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर बंदा अनस्टेबल है तो हमें डायरेक्ट उसको क्या करना है, अगर अनस्टेबल है तो हम डायरेक्ट उसको DC कार्डियोवर्जन करेंगे। क्लियर है, अगर स्टेबल है तो फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट एपिसोड है या सेकेंड एपिसोड है, फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट एपिसोड है क्या, अगर फर्स्ट एपिसोड है या फिर बंदे के हमेशा ही AF चलता रहता है, परमानेंट AF है। ठीक है, और क्या देखेंगे कि यंग पेशेंट है या एल्डरली पेशेंट है। ठीक है, और क्या देखेंगे कि सिम्टोमेटिक तो नहीं है बंदा या फिर एसिम्टोमेटिक है। क्लियर है, तो अगर यंग पेशेंट आता है और साथ में फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं तो मतलब अभी उसके हार्ट में जो है वो आर्किटेक्चर चेंजेस नहीं हुए होंगे। ठीक है, उसके अलावा यंग बंदा है, ठीक है, या और बंदा सिम्टोमेटिक है, तो फिर हम किस में, तो हम रिदम कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, पर अगर कोई एल्डरली बंदा है कि अभी अब तो उम्र हो गई है साथ में और परमानेंट उसके AF रहता ही है हमेशा से,
परमानेंट AF रहता है मतलब माइक्रो आर्किटेक्चर चेंजेस तो हो चुके होंगे अब हार्ट में, तो अब रिदम को हम कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ रहे हैं? देखो, अगर किसी के हार्ट में ऑलरेडी चेंजेस हो गए, आर्किटेक्चर चेंजेस हो गए, तो अब उसके रिदम कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हार्ट में चेंजेस नहीं हुए, अभी हम हार्ट को बचा सकते हैं, तो फिर हम रिदम कंट्रोल करेंगे, बस इतना सा पॉइंट है। तो एल्डरली पेशेंट्स में तो ऑलरेडी आर्किटेक्चर चेंजेस हो चुके होते हैं ना, तो उनमें अपन को रिदम कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ लिख रखी है कि अगर कोई भी परमानेंट AF का पेशेंट है तो उसमें आर्किटेक्चर चेंजेस हो चुके होंगे, एल्डरली पेशेंट है तो उसमें हो चुके होंगे, ठीक है। क्रॉनिक AF का पेशेंट है तो उसमें हो चुके होंगे, या कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ कैसे पता करेंगे? ईको करके पता करेंगे। ईको में अगर LA ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर मिल रहा है तो उसके हो चुके होंगे, ठीक है। तो उन पेशेंट्स में हम रेट पे फोकस करेंगे, क्लियर है। और रेट कंट्रोल के लिए मैंने कौन कौन सी ड्रग्स बताई थी आप लोगों को? मैंने बताया था कि हम BCD देते हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डिगॉक्सिन देते हैं, और डिगॉक्सिन को मेनली प्रेफर करते हैं हार्ट फेलियर में, क्लियर है। पर अगर जो पेशेंट है, अगर यंग पेशेंट है और साथ में हमारे पास आ रहे हैं फर्स्ट एपिसोड है AF का, तो फिर हम रिदम कंट्रोल पे ध्यान देंगे, क्लियर है। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो फिर हम रिदम कंट्रोल पे ध्यान देंगे, क्लियर है। अब रिदम कंट्रोल में हम क्या करेंगे? रिदम कंट्रोल के लिए हम कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। अब कार्डियोवर्जन के लिए करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था उधर, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम कितने टाइम में आया है, कि उसके AF जब से चल रहा था तब से लेकर अभी तक कितना टाइम हुआ है। अगर ग्रेटर देन 2 डेज़ हो गए, ठीक है, तो अब उसकी थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मैंने बताया था उधर। अगर लेस देन 2 डेज़ है तब तो डायरेक्ट उसके वो कर दूँ, कार्डियोवर्जन कर दूँ। पर अगर ग्रेटर देन 2 डेज़ में बंदा है ना, तो सबसे पहले आपको ईको करके देखना है, ट्रांस ईसोफेजियल इको कार्डियोग्राफी करनी है, और हमें रूल आउट करना है क्लॉट को। अगर उसके क्लॉट है, ठीक है, अगर क्लॉट मिल रहा है तो सबसे पहले हम उसको एंटीकोगुलेशन देंगे 3 वीक के लिए, ठीक है। उसके बाद में ही कार्डियोवर्जन करेंगे, क्योंकि अगर आपने पहले उसको कार्डियोवर्जन कर दिया मान लो, तो क्या होगा, वो जो क्लॉट है वो डिसलॉज कर जाएगा और बंदे के स्ट्रोक भी हो सकता है, उसके अलावा MI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले उसको एंटीकोगुलेशन दो फॉर 3 वीक, और उसके बाद में कार्डियोवर्जन करो, ठीक है। अगर क्लॉट नहीं है, आपने TOE कर लिया और क्लॉट नहीं है, तो फिर कार्डियोवर्जन कर दो, ठीक है। और फिर मैंने उधर बताया था कि जब भी आप कार्डियोवर्जन कर रहे हो उसके बाद में भी आपको एंटीकोगुलेंट देना ही है फॉर 4 वीक। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे थ्रोम्बस के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवर्जन के बाद में भी हमारे थ्रोम्बोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए 4 वीक्स ऑफ एंटीकोगुलेशन उसके बाद में भी इंडिकेटेड है, क्लियर है। तो बच्चों ये कुछ भी हार्ड नहीं है, मैंने तुम्हें समझा दिया। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आपके पास में आएगा, आप देखो कि स्टेबल है अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो डायरेक्ट कार्डियोवर्जन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर स्टेबल है बच्चे पेशेंट, तो स्टेबल है तो देखो कि फर्स्ट एपिसोड है या फिर परमानेंट AF का पेशेंट है। अगर परमानेंट AF का पेशेंट है या एल्डरली पेशेंट है तो उसके तो आर्किटेक्चर चेंजेस हो चुके हैं, तो उसमें अब अपन को उसमें अब हमको रिदम कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें हम रेट कंट्रोल करेंगे। रेट कंट्रोल के लिए हमने कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ी? हमने पढ़ी BCD मतलब बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डिगॉक्सिन, ठीक है। और अगर कोई यंग पेशेंट आ रहा है या फर्स्ट टाइम एपिसोड करके आ रहा है, तो मतलब उसके हार्ट को अभी हम बचा सकते हैं, उसमें हम रिदम कंट्रोल करेंगे। रिदम कंट्रोल के लिए हम कार्डियोवर्जन करते हैं। अब कार्डियोवर्जन जो होता है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? या तो हम फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन कर सकते हैं या DC कार्डियोवर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन के लिए कौन कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उसमें हम काम में लेते हैं एमिडेरॉन, काम में लेते हैं आइबुटाइल, काम में लेते हैं वर्नाकलन, काम में लेते हैं। जो हम क्लास 3 पढ़ रहे थे वो मेनली हम काम में लेते हैं इसमें, ठीक है, कार्डियोवर्जन में। और उसके अलावा क्लास 1C भी काम में लेते हैं, ये भी हमने देखा था। क्लास 1C और क्लास 3 काम में लेते हैं। हमने देखा था क्लास 1C तो कब काम में लेते हैं? जब स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। और क्लास 3 कब काम में लेंगे? जब स्ट्रक्चरल डिजीज़ होगी, तब हम क्लास 3 काम में ले सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद में फिर कार्डियोवर्जन करने से पहले हम देख लेंगे कि जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो 2 डेज़ के अंदर है या 2 डेज़ से ज़्यादा हो गए। अगर 2 डेज़ से ज़्यादा हो गए तो फिर हमें हमारे LA थ्रोम्बस के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसमें हम TOE करके देखेंगे, ठीक है। TOE में देखेंगे क्लॉट है या नहीं है। अगर क्लॉट है तो पहले एंटीकोगुलेशन देंगे उसे फॉर 3 वीक, ठीक है। उसके बाद में कार्डियोवर्जन करेंगे। अगर क्लॉट नहीं है तो डायरेक्ट अपन कार्डियोवर्जन कर देंगे और फिर एंटीकोगुलेशन दे देंगे, क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारे प्रोटोकॉल होता है वो है। अब एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं थोड़ी, कि मैंने पहले भी बता दिया कि एंटीकोगुलेशन कब देंगे। चैडविक स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। मेल में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में देंगे और फीमेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में हम एंटीकोगुलेशन दे देंगे, ठीक है। अब कौन सा एंटीकोगुलेंट देंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैंने बता दिया था
कि देखेंगे कि वेल्वुलर है या नॉन वेल्वुलर है। अगर वेल्वुलर है, वेल्वुलर में हमने बताया था 2 ही चीज़ें आती है, कौन कौन सी 2 चीज़ें आती है, एक तो प्रोस्टेटिक हार्ट डिजीज़ आती है और RHDMS आता है, तो उनमें हम वारफरिन दे देंगे, ठीक है। अगर नॉन वेल्वुलर है तो उसमें हम डायरल ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट देंगे, ठीक है, जैसे कि डेबिकेट्रान देंगे। लेकिन अगर किसी के रीनल फेलियर की हिस्ट्री है तो उनमें DOAC भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो उनमें भी हम फिर वारफरिन नहीं देंगे। क्लियर है। उसके अलावा आप लोग के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो आई हुई हैं, जैसे कि एमेडरॉन और डिगॉक्सिन भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन पे भी, ठीक है। तो डिगॉक्सिन के बारे में तो यही पूछा हुआ है कि ये कौन सा एरिथमिया नहीं करवा सकता, तो मैंने बता दिया एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर ये नहीं करवा सकता, उसमें तो हम इसे देते हैं। बाकी मैंने बता दिया मोस्ट कॉमन एरिथमिया कौन सा करवाता है, बाइजेमनी, वेंट्रिकुलर बाइजेमनी करवाते हैं, और मोस्ट स्पेसिफिक हमने देखा था AT विद वेरिएबल ब्लॉक करवाते हैं। क्लियर है। और उसके अलावा डिगॉक्सिन की बात करें तो डिगॉक्सिन को हम रीनल फेलियर में नहीं दे सकते क्योंकि रीनल एलिमिनेट होता है। क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ECG चेंजेस हैं एसोसिएटेड विद डिगॉक्सिन। इसमें क्या करवाते हैं, ये ST डिप्रेशन करवाता है, ठीक है। स्कूप्ड ST डिप्रेशन करवाते हैं, शॉर्ट QT इंटरवल करवाते हैं और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल करवाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, ST को स्ट्रेट करवाते हैं, QT को छोटी करवाते हैं और PR को प्रोलॉन्ग करवाते हैं। क्या बोला मैंने, ST स्ट्रेट, QT छोटी और PR प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन पूछा हुआ है वो एमेडरॉन पे पूछा हुआ है। एमेडरॉन जो होता है आपको पता ही है, ये क्लास 3 ड्रग है, ठीक है। ये क्लास 3 ड्रग है जो कि मल्टीपल रिसेप्टर्स पे काम करती है, इंक्लूडिंग ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, बीटा ब्लॉकर मतलब बीटा चैनल को ब्लॉक करती है और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। चारों रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करी है, बीटा चैनल, कैल्शियम चैनल, उसके अलावा सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल, चारों रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती है। क्लियर है। और उसके अलावा ये बहुत लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होती हैं, 55 डेज़ मतलब पूरा 1 महीने तक काम कर सकती है ये, ठीक है। और आयोडीन कंटेनिंग ड्रग होती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ में कभी भी हम क्लास 1C नहीं दे सकते, तो उनमें क्या देंगे, क्लास 3 वाली ड्रग्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो पहले आप लोगों के आए हुए क्वेश्चंस हैं। सॉरी, पहले जो आप लोग के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 में जो पूछा हुआ है, अ क्रॉनिक एल्कोहलिक डेवलप्स अ पैरोक्सिज्म ऑफ पाल्पिटेशन आफ्टर एल्कोहल बिंज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिथमिया इज मोस्ट लाइकली। तो अभी हमने देखा था बिंज एल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से हमारे क्या होता है, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, जो कि हमारा AFE होता है एक तरीके से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग के आए हुए हैं वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ऑप्शन है MR, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन और एक्यूट MI। अभी मैंने बताया था हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो अपने AF नहीं करवाता, हाइपरथायराइडिज्म करवाता है, ठीक है। उसी में हमने साथ में एक लाइन और पढ़ी थी कि एमेडरॉन जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म दोनों करवा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग आर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन। ऑप्शन है वेंट्रिकुलर बाइजेमनी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल टेकिकार्डिया विद वेरिएबल ब्लॉक। तो हमने देखा था जो वेंट्रिकुलर बाइजेमनी है तो मोस्ट कॉमन एरिथमिया एसोसिएटेड विद डिगॉक्सिन होता है, और मोस्ट स्पेसिफिक क्या होता है, AT विद वेरिएबल ब्लॉक। दो ऑप्शन, ये दो तो हमारे ऐसे रूल्ड आउट हो गए, मतलब ये वाले तो ये करवाता ही है, ठीक है, डिगॉक्सिन इंटॉक्सिकेशन। अब एट्रियल फ्लटर मैंने बोला था उसमें ये काम में आता है, वो ये करवाता नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। अब क्या बचा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बचा, ठीक है। तो हमारे तीन सही हो गए, वेंट्रिकुलर बाइजेमनी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और एट्रियल टेकिकार्डिया विद वेरिएबल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन ऑन रेगुलर ट्रीटमेंट प्रेजेंट्स विद फोटोसेंसिटिविटी, स्किन डिस्कलरेशन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, विच ड्रग कैन बी इम्प्लीकेटेड। हमने देखा था एमेडरॉन जो होता है वो प्लेट करवाता है, ठीक है। तो प्लेट में ही हमने देखा था फोटोसेंसिटिविटी देखा था, स्किन डिस्कलरेशन भी देखा था, A से एमाइलॉइड देखा था हमने, तो स्किन डिस्कलरेशन था, ठीक है। P से फोटोसेंसिटिविटी था, उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करवाती है, ठीक है। T से थायराइड था, E से आई चेंजेस था, कॉर्नियल डिपॉजिट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट आइवाब्रिडिन। इट मे बी ऑफ यूज इन सीवियर हार्ट फेलियर, ठीक है। आइवाब्रिडिन के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है,
तो ये हम अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट मे बी यूज इन सीवियर हार्ट फेलियर, तो ये बात सही है आइवरमेक्टिन के बारे में, ठीक है। सेकेंड है इट एक्ट्स ऑन एसे नोड, तो ये जो आइवरमेक्टिन होती है बच्चों, ये ऐसे नोड पे काम करती है, फनी चैनल्स पे काम करती है, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रेड आता है तो ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है, इसका निमोनिक है ब्रेड, मतलब ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है, और ये फनी चैनल्स पे काम करती है, ठीक है। आइवा बहुत फ़नी है, ठीक है, ऐसे नोड पे काम करती है और ब्रेडिकार्डिया करवाती है, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन एट्रियल फिब्रिलेशन, तो अभी मैंने आपको पूरा एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ाया, मैंने कहीं पे भी आइवरमेक्टिन ड्रग पढ़ाई है आप लोगों को बच्चों? नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो आइवरमेक्टिन एट्रियल फिब्रिलेशन में काम नहीं आती, तो यही ऑप्शन अपना गलत हो गया, इट इज़ इफेक्टिव इन एट्रियल फिब्रिलेशन, ये पॉइंट सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो गए? 1, 2 और 3 सही हो गए, मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following responses to IV adenosine is correctly matched? IV adenosine कौन से हमारे एरिथमिया में काम में आता है? तो इम्पॉर्टेंट है कि जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, PSVT जो होता है, ठीक है, PSVT का ही दूसरा नाम होता है AVRT, ठीक है, AVNRT। जो AVNRT होता है, AV नोडल रीएंट्रेंट टेकिकार्डिया, उसको हमारे टर्मिनेट करता है क्या? आईवी एडेनोसिन। बाकी ना तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन में काम में आता है, ना एट्रियल फ्लटर में काम में आता है, ना ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में काम में आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ना तो ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया में काम में आ रहे हैं, ना ही ये एट्रियल एरिथमिया में काम में आ रहे हैं, ये सिर्फ किस में काम में आ रहे हैं? सुप्रा एट्रियल जो हमारे होते हैं, जैसे कि जो एवी नोडल रीएंट्रेंट टेकिकार्डिया है, उनमें ही काम में आता है ये केवल, ठीक है। AVNRT में काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज टू आईवी एडेनोसिन इज करेक्टली मैच। ये वापस से 2025 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि एडेनोसिन जो होता है वो सिर्फ PSVT में काम में आता है, और PSVT का ही दूसरा नाम है AVNRT, ठीक है। सो बच्चों दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, पढ़ते रहिए। और बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी रिगार्डिंग PDF ऑफ दी सेशन, तो नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अवेलेबल करवा देती हूँ अभी के लिए, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि medimantara.in वेबसाइट लॉन्च की है, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्यू बैंक डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स भी आप उसमें देख सकते हैं, प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उसमें हमने विद करेक्ट आंसर्स एंड रिस्पॉन्सेज विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसमें हमने डाले हैं। और नोट्स तो बेस्ट हैं ही, ठीक है, तो विज़िट ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।